गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्टेटस ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन इन इंडिया। ये आपके सोशल इश्यूज़ के लिए और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके इकोनॉमिक सर्वे जो आया है उसने हेल्थ स्पेंडिंग और एजुकेशन के ऊपर जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है उसके बारे में कुछ डेटा दिया है। तो हम देखते हैं कि जो हेल्थ स्पेंडिंग है उसमें कहा जा रहा है कि अभी भी जो है हाफ ऑफ द हेल्थ स्पेंडिंग जो है इंडिया की वो पेशेंट्स जो है वो खुद करते हैं, जबकि गवर्नमेंट जो है आयुष्मान भारत योजना भी लेके आई है, फिर भी लगभग हाफ ऑफ द स्पेंडिंग जो है वो पेशेंट्स को खुद को करनी पड़ती है। तो ऐसे ही एजुकेशन के बारे में बोला है कि जो परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर है एजुकेशन का, वो पिछले 7 साल में सवा 10.5% 10.4% से जो है वो कम होकर 9.5% हुआ है। अब हेल्थ सेक्टर का अगर हम डेटा देखें तो जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ है वो 28.6% जो आपका 2013-14 में होता था उससे बढ़कर 40.6%, ये 6% नहीं है, 40.6% हो चुका है 2018-19 में। और अगर हम जीडीपी के हम कंपैरिजन में देखें तो 2% ऑफ जीडीपी जो गवर्नमेंट स्पेंड करती थी, सॉरी 2% जीडीपी अब जो गवर्नमेंट स्पेंड करने लगी है। ठीक है। सो अब जो है तो जो है आपके रिकमेंडेशंस जो दी है नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने, वो कहा है कि 2.5% होना चाहिए, बट हम 2.2% तक फाइनेंशियल ईयर 2022 में ऑलरेडी लेके जा चुके हैं। अगर हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर देखें तो वो डिक्लाइन हुआ है, उसमें ऑफ कोर्स देखने को मिला है 64% के आसपास जो है लोग, पहले जो पेशेंट्स होते थे वो अपनी जेब से खर्चा करते थे हेल्थ के ऊपर। अब वो कम होकर जो है 48.2% हुआ है 2018-19 में। बट फिर भी हमें इसे कम करने की ज़रूरत है, जबकि हम क्योंकि आयुष्मान भारत योजना भी लेकर आए हैं। आयुष्मान भारत योजना जो है वो टारगेट रखा था उसने कि 50% जो है लगभग आई एम सॉरी 50 करोड़ जो लोग हैं लगभग उनको हम ये बेनिफिट्स देंगे, जबकि सिर्फ 21.9 करोड़ बेनिफिशरीज ही टोटल अभी तक वेरीफाई हो पाए हैं इस हेल्थ इंश्योरेंस में, बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस। ठीक है। तो ये मतलब हमारी 50% भी नहीं है टोटल ओरिजिनल टारगेट का। अब अगर हम रेट ऑफ ओवरवेट चिल्ड्रन देखें तो वो भी बढ़ा है, 2.1% से बढ़कर वो 3.4% हो गया है 2019-21 में। अब ऐसे ही एजुकेशन सेक्टर के बारे में देखते हैं। जो शेयर ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर है वो कम हुआ है, पहले 42.8% होता था, वो 35.5% हुआ है 2015-16 के मुकाबले। और बजटरी एलोकेशन जो है एजुकेशन का, बजटरी एलोकेशन जो है एजुकेशन के ऊपर, वो 2.8 से बढ़कर सिर्फ 2.9% ही हुआ है पिछले 7 साल में। कोविड ने जो है ड्रॉप आउट रेट्स को वर्सन कर दिया है, और टोटल ड्रॉप आउट रेट अगर हम प्राइमरी स्कूल में देखें तो वो जो है बढ़ गया है, अपर प्राइमरी स्कूल में भी बढ़ गया है, सेकेंडरी स्कूल में जो है सेकेंडरी क्लासेस में जो है वो इम्प्रूवमेंट बस देखने को मिली है। नंबर ऑफ़ स्कूल्स जो है ऑफ कोर्स बढ़े हैं, हायर एजुकेशन एनरोलमेंट वो भी बढ़ा है, नंबर ऑफ़ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वो भी बढ़े हैं, तो ये ट्रेंड तो ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, नीड टू रीओरिएंट एग्रीकल्चर सेक्टर। ये भी आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे में ही दिया है। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है रीओरिएंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, इनपुट कॉस्ट का बढ़ना, ऐसी जो है प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो हम पुराने ही जो हैं एग्रीकल्चर के स्टाइल को अभी तक हम कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, क्योंकि न्यू चैलेंजेस आ चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एनुअली लगभग 4.6% से ग्रो हो रहा है पिछले 6 सालों में, और ये 3% बढ़ा आपके 2021-22 में एज़ कम्पेयर टू 3.3% 2020-2021 में। इंडिया जो है वो रैपिडली नेट एक्सपोर्टर बनता जा रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, लगभग $50.2 बिलियन का हमने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया है 2021-22 में। और ईयर ऑन ईयर जो है वो हमको मंथली डिमांड ऑफ मनरेगा जो है वो कम देखने को मिल रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि अगर हम देखें पिछले 2 साल में, 2-3 साल में जब कोविड आया, तो जो रूरल इकोनॉमी है वो श्रिंक होने लगी, तो जो माइग्रेंट्स हैं वो अपने घर पे वापस जाने लगे। तो उस टाइम हमने देखा कि मनरेगा की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था उस टाइम पर। लेकिन जब धीरे धीरे अब मनरेगा की डिमांड जो है कम होने लगी है, इसका मतलब क्या है कि धीरे धीरे जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर दोबारा रिवाइव हो रहा है आपके जो है रूरल सेक्टर में, और फिर जो है रूरल इकोनॉमी में। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि माइग्रेंट्स भी वापस अपनी जो है जगहों पर जा रहे हैं और अपना काम करना शुरू कर चुके हैं। मनरेगा का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है जब कोविड चल रहा था, उसकी वजह से जो है
इनकम ऑन हाउस होल्ड जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुई, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो है वो सही रहा, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी जो है वो हार्म नहीं हुई है। अब लेकिन इंडियन एग्रीकल्चर को और रीओरिएंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, सब ऑप्टिमल फार्म मैकेनाइजेशन, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो आती जा रही हैं, और उसमें जो है इंडियन एग्रीकल्चर पुराने मेथड्स को के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। अब कुछ और भी हाइलाइट्स हैं इकोनॉमिक सर्वे की। अब इंडिया के क्लाइमेट एक्शन के रिलेटेड उन्होंने बोला है कि हम अभी तक तो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है डोमेस्टिक सोर्सेज से पूरी कर रहे हैं। हम लगभग कंट्री जो वर्ल्ड वाइड हम थर्ड नंबर पर आए हैं एनुअल फॉरेस्ट एरिया हम ऐड करने में। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो 2029-30 तक इंडिया में 800 गीगावाट्स की हो जाएगी रिन्यूएबल एनर्जी की, और इंडिया जो है वो फेवर्ड डेस्टिनेशन बनता जा रहा है इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल्स में। ऐसे ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि लगभग 1% जीडीपी तक का जो है वो कंट्रीब्यूशन दे सकता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यूपीआई जो है वो लगभग हाफ ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए अकाउंट हो रहा है, और फिनटेक की जो अडॉप्शन रेट है जो इंडिया में, वो 87% है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल एवरेज जो कि 64% है। तो इंडिया जो है वो थर्ड बिगेस्ट मार्केट बनता जा रहा है फिनटेक के सेक्टर में आफ्टर यूएस एंड चाइना। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हाइफा पोर्ट। ये आपके ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अदानी ग्रुप ने रिसेंटली $1.2 बिलियन में इसराइल का जो हाइफा पोर्ट है उसको, स्ट्रेटेजिक पोर्ट को जो है वो एक्वायर कर लिया है। 100% जो है वो एक तरह से एक्विजिशन जो है वो हाइफा पोर्ट की अदानी ग्रुप ने की है। ये आपके मेडिटेरेनियन सी के बिल्कुल एडजेसेंट में जो सिटी ऑफ हाइफा है इसराइल में, वहाँ पर पड़ता है। सुएज कनाल के शिपिंग राउट पर जो है लोकेटेड है। लगभग इसराइल का हाफ ऑफ द कंटेनर कार्गो का जो ट्रैफिक है वो इस हाइफा पोर्ट ही हैंडल करता है। इसको 1933 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, ब्रिटिश ने बनाया था रादर, और वो अब 1948 से जब इसराइल बना तब से जो है इसराइली गवर्नमेंट इसको बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नासास परसिवरेंस रोवर। ये आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा का जो परसिवरेंस रोवर है उसने जो सैंपल इकट्ठा करना था जो है मार्स से, वो कर लिया है, और सैंपल ट्यूब में इकट्ठा करके रख लिया है, और उसको वो आने वाले टाइम में अर्थ पर वापस लेके आने वाला है। तो ये परसिवरेंस रोवर है क्या? ये एक रोबोटिक एक्सप्लोरर है जो कि मार्स पे लैंड हुआ एज पार्ट ऑफ नासा का मार्स 2020 मिशन, और ये साइंस ऑफ एंशियंट लाइफ जो है वो देखने के लिए मार्स पर गया है। ठीक है, सैंपल्स ऑफ रॉक लेगा, सॉइल लेगा, और उसको जो है अर्थ पर वापस लेके आएगा, जिससे हम जो है वो मार्स के जो है वो हम जो है टेरिटरी के बारे में पढ़ पाएंगे। अब इंजेनिटी हेलीकॉप्टर क्या है? इंजेनिटी हेलीकॉप्टर जो है उसी के साथ अटैच किया गया था परसिवरेंस रोवर के साथ, और मोटिव ये था कि पहला एयरक्राफ्ट बने हिस्ट्री में जो कि खुद पावर होके एक अनदर प्लैनेट पर जो है वो उड़ा है। ठीक है, तो ये एक स्मॉल ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट है, इसको हम इसका नाम इंजेनिटी हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टैक्स बॉयंसी एंड टैक्स इलास्टिसिटी। ये आपके इकोनॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 ने कहा है कि जीएसटी के आने के बाद जो है हायर टैक्स बॉयंसी देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू प्री जीएसटी सिस्टम। तो अगर हमने पिछले 5 साल का एनालिसिस देखें, मतलब कि पोस्ट प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी का, तो हमने देखने को मिला कि जब तक जीएसटी नहीं आया था तब तक टैक्स बॉयंसी 1 थी, लेकिन जीएसटी के आने के बाद टैक्स बॉयंसी 1.1 हो चुकी है। अभी टैक्स बॉयंसी होती क्या है? टैक्स बॉयंसी का मतलब कि गवर्नमेंट जब का जो टैक्स रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू जीडीपी का चेंज, मतलब हर साल जीडीपी चेंज हो रहा है, तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू में भी ग्रोथ होनी चाहिए, है ना? तो उसको हम कहते हैं टैक्स बॉयंसी। मतलब कि जब जीडीपी में चेंज आ रहा है तो उससे क्या, कितना चेंज जो है रेवेन्यू ग्रोथ में आ रहा है, टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ में, उसको हम कहते हैं टैक्स बॉयंसी। तो ऑफकोर्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा अगर टैक्स जो है, जब टैक्स अगर बॉयंट है तो रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए विदाउट इंक्रीजिंग द टैक्स रेट। मतलब कि हमें अगर हमारा टैक्स बॉयंट है, मतलब अच्छा चल रहा है, तो हमें टैक्स रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा रेवेन्यू बिना किसी जो है टैक्स रेट को बढ़ाए भी जो है हमारा विद इंक्रीज़ इन जीडीपी जो है वो बढ़ता ही जाएगा। क्यों टैक्स बॉयंसी ज़्यादा होती है? क्योंकि जब आपका टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत फ्रेंडली होता है, आपका टैक्स बेस जो है वो बढ़ता जाता है, फिर जो है आपकी रैशनैलिटी हो जाती है, सिंप्लीफाई हो जाते हैं टैक्स रेट्स, तो उससे क्या होता है कि जितना इकोनॉमी बढ़ेगी उतना ही आपकी टैक्स की रेवेन्यू भी ग्रुप की भी ग्रोथ होगी। और टैक्स इलास्टिसिटी क्या होती है? टैक्स इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि
टैक्स रेवेन्यू में क्या चेंजेस आएंगे अगर आप टैक्स रेट को चेंज कर दो तो, मतलब अगर समझ लो गवर्नमेंट जो है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को 30% से कम करके 25% कर देती है, तो उससे जो है टैक्स इलास्टिसिटी जो है वो हो जाती है। मतलब कि क्या इम्पैक्ट आता है टैक्स रेवेन्यू पे, मतलब गवर्नमेंट क्या ज़्यादा कलेक्ट कर पाती है या फिर कम कलेक्शन होती है, क्योंकि क्या टैक्स रेट तो कम कर दिया है, लेकिन क्या ज़्यादा कलेक्शन इसलिए हो पा रही है कि क्योंकि अब जो है लोग ज़्यादा कंप्लाइंट हो गए हैं, बिकॉज टैक्स जो है रेवेन्यू को टैक्स रेट को रैशनलाइज कर दिया गया है। अब इलास्टिसिटी और बॉयंसी में फ़र्क क्या होता है? टैक्स इलास्टिसिटी तो सिर्फ इतना फोकस कर रही है कि लोगों की जो है रेवेन्यू में क्या, टैक्स रेवेन्यू में क्या चेंज आ रहा है अगर हम इनकम में चेंज कर देते हैं, इनकम में ही चेंज कर रहे हैं ना, हम टैक्स रेट को कम कर देते हैं तो इनकम उनकी बढ़ा देते हैं। लेकिन टैक्स बॉयंसी दोनों इम्पैक्ट्स को देख रही है कि इनकम पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है जीडीपी के बढ़ने से, और बाकी चेंजेस क्या हो रहे हैं इकोनॉमी में, डिस्क्रिशनरी चेंजेस क्या हो रहे हैं जब हम अपनी रेवेन्यू को देखें तो, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू को देखें तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है टैक्स रेवेन्यू के ऊपर, ये टैक्स बॉयंसी दोनों चीज़ों को इम्पैक्ट देखती है। अब इसी में ही लेफर कर्व, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है जो आपके प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो इकोनॉमिक थ्योरी है ये आर्थर लेफर की, जिसमें कहा गया है कि टैक्स रेट अगर आप एक लिमिट से ऊपर बढ़ा देते हो उससे हमारे टैक्स रेवेन्यू जो है वो कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि उससे आप लोगों को इंसेंटिवाइज कर रहे हो कि वो कम काम करें, क्योंकि अगर वो कम काम करेंगे उनका टैक्स रेट वो हायर स्लैब में नहीं जाएंगे, और फिर जो है उससे आपका टैक्स रेवेन्यू कम होने लगेगा। लोअर आप अगर टैक्स रेट कर देते हो तो लोगों को क्या होता है कि जितना हम काम करेंगे उतना हमारा, क्योंकि लो टैक्स रेट लो है, जितना हम काम करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी इनकम जो है वो हमारे हाथ में रहेगी। तो उससे क्या होता है, ग्रेटर टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट के लिए जनरेट होता है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अमृता शेरगिल, ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने लिस्ट इंस्टीट्यूट, जो हंगेरियन कल्चरल सेंटर है न्यू दिल्ली में, उनके साथ मिलकर 110th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अमृता शेरगिल जो है वो जो है सेलिब्रेट किया है। तो अमृता शेरगिल जो है वो इंडियन हंगेरियन पेंटर थी। आर्ट एजुकेशन उन्होंने अपने पेरिस से ली थी। 1939 के टाइम पर वो इंडिया में बहुत जो है ट्रैवल की थी। और उनके फेमस वर्क्स अगर हम देखें तो अ ग्रुप ऑफ थ्री गर्ल्स, ब्रह्मचारीज, लेडी दलजीत सिंह ऑफ कपूरथला, ये सब जो है उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is status of health and education in India. This topic is important for your governance section, social issues, and also your economy section. Why economy section? Because it is part of the economic survey. That's why we are focusing upon it, and that's why we are focusing on this issue and covering this entire education and health sector through the prism of economic survey. So as per economic survey data, half of all health spending in India is still being paid by patient themselves, and this has uh, dropped, of course, because of government's spending on health, but still it is almost 50% of total spending, so which is of cause of concern for us. Similarly, the budgetary allocation for education has dropped as a percentage of total expenditure in the last 7 years from 10.4% to 9.4%, which we need to take care of now. So what is the scenario of health sector in India? So this economic survey is saying that at in 2013-14, the government expenditure on health was just 28.6% of its total health expenditure, of the total health expenditure. But if we look at 2018-19 figure, this has reached to 40.6%. This is not 6%, this is a mistake here. I'll correct it in the PDF that will be shared to you. So it will be 40.6%. It has been 14.6% in 2018-19, which is a significant increase in government health expenditure out of total expenditure. And in 2018-19, the total health expenditure of India was about 2.2% of GDP, and it has been recommended by National Health Policy in 2017 as well as by 15th Finance Commission that we should increase our health expenditure to 2.5% of GDP by 2025. So we have already reached the 2.2% figure in financial year 2022. So we are going good in this direction. If we look at the out of pocket expenditure, then of course it has seen a decline. It was 64.2% in 2013 and 14, but it has decreased to 48.2% by 2018 and 19. Similarly, there has been disappointment in Ayushman Bharat Yojana's target, because we
aim to identify about 50 crore beneficiaries under this target, but as we see on the ground, this largest cashless health insurance scheme has just garnered about 21.9 crore beneficiaries, which have been verified, which is even less than 50% of the original target. If we look at the overweight children and men and women, of course, this has gone up. So obesity is becoming a major problem for the economy, or in our society, of course. So if we look at the scenario of education sector in India, then the share of education expenditure within the social services umbrella has shrank from 42.8% to 35.5% in the last 7 years. And the budgetary allocation has also seen a minimal gain in the last 7 years, just from 2.8% to 2.9%. The COVID has worsened dropout rates in primary school, upper primary classes, but the secondary classes have performed well, and the dropout rates have improved there. Number of schools has also improved, of course. Higher education is enrollment is also going up. The number of higher education institutions are also going up, so that's a good trend in the education sector. So the next topic is need to reorient agriculture sector. This topic is important for your economy section. So of course, Economic Survey of India has said that agriculture sector needs reorientation because new challenges like adverse impacts of climate change, fragmented land holdings, rising input costs are coming up for the agriculture sector. So they cannot just stay stuck in, let's suppose, decades old formula of agriculture sector. So agriculture sector, of course, is growing at an average annual rate of about 4.6% in the last 6 years. Of course, it declined during the COVID period, but India has rapidly emerged as a net exporter of agriculture products. We have exported last year about $50.2 billion of agriculture exports. Year on year, there has been decline in demand of Manrega work because of course, improvement in agriculture sector. But during the pandemic, you know that migrant population went back to the rural sector. That's why there was an increase in demand of Manrega work. So Manrega had a positive impact in that direction. But now, as the normalization of rural economy is happening, the strong agricultural growth is bouncing back, and the demand for Manrega is declining now. The survey is saying that Indian agriculture needs to be reoriented because the challenges like climate change, fragmented land holdings, suboptimal farm mechanization, low productivity, these are the challenges, and that's why the agriculture sector needs to accommodate them. If we look at other highlights of the economic survey, then it has shown that India's commitment for climate actions must be emphasized, and country is ranking third globally in the net gain in average annual forest area. So far, we have been meeting our requirements from domestic sources only, but the trend may change in the near future. It has also said that installed capacity by the end of 2029-2030 is expected to be more than 800 gigawatts of renewable energy in India. India is also becoming a favored destination for investments in renewables. So the next topic is the next is digital infrastructure and how it will be aiding in our GDP growth. So this survey is saying that digital public infrastructure can add about 1 percentage point to the country's potential GDP growth rate. UPI is accounting for almost half of the digital transactions. India has a fintech adoption rate of about 87% among the public, which is much more than compared to the global average of 64%. So the next topic is Haifa port. This topic is important for your economy section and geography also. So Adani Group has recently acquired the strategic Haifa Israeli port of Haifa for $1.2 billion. It is located in northern Israel, and it is located adjacent to the city of Haifa along the Mediterranean Sea. It is located on the busy Suez Canal shipping route, and we know that it is a strategic route. It handles about half of the Israel's container cargo. It was constructed in 1933 by the British, and since 1948, when Israel got independent, it has been managed and developed by the Israeli government. So the next topic is NASA's Perseverance rover. This topic is important for your science and tech section. So NASA's Perseverance rover has completed its first sample depot on another world, and it has been
collected the samples in the final sample tube, and it will be bringing it back to Earth when the mission completes. What is the Perseverance rover? So basically it's a robotic explorer which has landed on Mars as part of NASA's ongoing Mars 2020 mission. It will be seeking signs of ancient life on Mars by collecting samples of rock and regolith, and it will be collecting samples of rock and soil, and it will bring it back to the Earth for its study. There is also Ingenuity helicopter which has accompanied it. So it's a small autonomous aircraft. The objective of this Ingenuity helicopter is to launch a powered controlled flight on another planet, that is Mars. So the next topic is tax buoyancy and tax elasticity. This topic is important for your economy section, of course. So economic survey has said that after GST was introduced, we have witnessed higher tax buoyancy than the pre-GST system. It has analyzed the 5-year period pre and post GST. So GST had a buoyancy of 1, but if we look at after GST period, then the tax buoyancy improved to 1.1. Then what is tax buoyancy? So tax buoyancy is the relationship between government's tax revenue and the change in GDP. So with the increase in GDP, of course, the tax revenue should also be increasing. If the GDP decreases, then of course the tax revenue would decrease. So what is the impact of revenue? What is the impact on revenue with the change in GDP? We call it tax buoyancy. So without changing the tax rate, if our GDP is increasing, then tax revenue is also increasing. Why it increases? Because we make our tax administration very friendly. We rationalize and simplify our tax rate, so people are complying more. Okay, so if we look at tax elasticity, then it is tracking the change in tax revenue if we change the tax rate. For example, if we lower down the taxes, then of course people would be motivated to participate more, and they would become more compliant. So that would look at the tax elasticity. So tax elasticity is basically looking only at the change in income, because we are increasing their income, we are decreasing the tax rate, we are increasing the disposable income in their hands, and that's why there would be impact on revenues. But tax buoyancy is reflecting both the impact of income and the discretionary changes on revenue earnings. So because we are changing we are making our tax system simplified, that's why people are complying themselves, okay, instead of tax elasticity. So what is Laffer curves? This is an important topic for your prelims section now. So Laffer curve is basically an economic theory given by economist Arthur Laffer, and he said that tax rates, after they go beyond a certain threshold, it will reduce tax revenue, because people would be incentivized not to work. If you keep on increasing tax rate, then of course people would be incentivized not to work too hard, because if they work more, then they would have to pay more taxes. Whereas if you lower down the taxes, then people would be motivated to work more, so that they could have more disposable income in their hands, and this would lead to greater tax revenues for you. So the next topic is Amrita Shergill. This topic is important for your art and culture section. Recently, National Gallery of Modern Art, in association with Liszt Institute of Hungarian Cultural Center, has celebrated the 110th birth anniversary of Amrita Shergill. She was an Indian Hungarian painter, and through her art education, of course, she received her art education from Paris, and she traveled widely during 1939 in India. And one of her major works of her include A Group of Three Girls, Brahmacharis, Lady Daljit Singh of Kapurthala, among many others. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.